हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉर्मी नॉलेज। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ शब्द सुनने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। सुनने में एक जैसे इसलिए होते हैं क्योंकि उनका उच्चारण बिल्कुल एक समान होता है। हालांकि उनकी वर्तनी में अंतर भी होता है, अर्थात स्पेलिंग में अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में भी स्पेलिंग होती है और हिंदी की स्पेलिंग को हम वर्तनी कहते हैं। तो दोस्तों, शब्दों की वर्तनी में अंतर होते हुए भी उन शब्दों के उच्चारण में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए वे शब्द सुनने में बिल्कुल एक समान ही होते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है, जिस अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा एक शब्द की वजह से हमारे पूरे वाक्य का अर्थ बदल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इसी प्रकार के कुछ शब्दों से अवगत कराऊंगी। इन शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समझ गए दोस्तों? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का अर्थ है सुनना, सम का अर्थ है समान, तथा भिन्नार्थक से तात्पर्य है अर्थ में भिन्न। इस प्रकार श्रुति सम भिन्नार्थक संपूर्ण पद का अर्थ हुआ सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न। इन शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं और भिन्नार्थक शब्द युग्म भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ समरूपी शब्द और इनके अर्थ। पहला शब्द है हमारा ग्रह, जिसका अर्थ है सूर्य चंद्र आदि ग्रह, और इसका समरूपी शब्द है ग्रह, जिसका अर्थ है घर। हमारा दूसरा शब्द है मात्र, मात्र माने माता, और इसका समरूपी शब्द मात्र, जिसका अर्थ है केवल। अगला शब्द है लक्ष्य, लक्ष्य माने लाख, और इसका समरूपी लक्ष्य, जिसका अर्थ है उद्देश्य। नेक्स्ट वर्ड है संग, जिसका अर्थ है साथ, और इसका समरूपी शब्द है संघ, जिसका अर्थ है समुदाय। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, इन समरूपी शब्दों की वर्तनी में वर्ण का अंतर है। संग में गा है और संघ में घा है, लेकिन दोनों ही समरूपी शब्द उच्चारण करने में बिल्कुल एक समान हैं, इसलिए इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हमारा अगला शब्द है पाणी, पाणी का अर्थ है हाथ। दोस्तों, आपने सुना होगा शादी ब्याह में हम बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, और दूसरा शब्द है पानी यानी कि जल। अगला शब्द है शाम, शाम माने सायंकाल अर्थात संध्या, और इसका समरूपी शब्द है श्याम, जिसका अर्थ है काला। नेक्स्ट वर्ड है श्वेत, श्वेत का अर्थ है सफ़ेद, और इसका समरूपी शब्द है स्वेद, जिसका अर्थ है पसीना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें शब्दों की वर्तनी पर ध्यान देना होगा। हम देख रहे हैं कि दोनों ही समरूपी शब्द उच्चारण करने में बिल्कुल एक समान हैं, लेकिन इन समरूपी शब्दों की वर्तनी में भी वर्ण का अंतर है। श्वेत में ता है और स्वेद में दा वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों और शब्द। अगला शब्द है अनि, अनि का अर्थ है शत्रु, और अनि जिसका अर्थ है नोक। नेक्स्ट वर्ड है अवध, जो एक प्रांत का नाम है, और अवध्य यानी कि न मारने योग्य। अगला शब्द है मद, जिसका माने है अहंकार, और मद यानी कि शराब। नेक्स्ट वर्ड है आसन, जिसे कहते हैं बैठने का स्थान, और इसका समरूपी शब्द है आसन यानी कि निकट। अगला शब्द है आदि, मतलब आरंभ, आदि यानी अभ्यस्त। अगला शब्द हम देखते हैं डाक, यानी पत्र आदि, और इसका समरूपी शब्द है ढाक, जो कि एक वृक्ष विशेष का नाम है। अगला शब्द है गात, यानी कि शरीर, और ज्ञात, जिसे कहते हैं मालूम होना, ज्ञात होना।
अगला शब्द है काठ, मतलब लकड़ी, और समरूपी शब्द है काट यानी काटना। अगला शब्द है अनिष्ट, जो कि हम कहते हैं किसी का अनिष्ट ना हो जाए, जिसका अर्थ है हानि, बुरा। और समरूपी शब्द है अनिष्ट, यानी कि निष्ठा रहित। दूसरा शब्द देखते हैं अंदर, यानी कि भीतर, और समरूपी शब्द है अंतर, अर्थात भेद, भेदभाव करना या किसी भी चीज का अंतर करना। तो ये हैं दोस्तों कुछ ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में वर्ण का अंतर है, जैसे अंदर और अंतर। यहाँ दा और ता वर्ण का अलगाव है। अगला शब्द है कंकाल, यानी कि हड्डियों का ढांचा, और कंगाल यानी दरिद्र। यहाँ पर का और गा वर्ण का अंतर है। अगला शब्द है आवास, यानी कि निवास, और आभास, यानी कि हमें किसी चीज का जब आभास होता है, यानी कि हल्की सी झलक मालूम देती है, वो आभास। आवास, आभास। निर्जर, जो बूढ़ा ना हो, और निर्झर यानी कि झरना। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग वर्ड। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और आगे हमें और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, जस्ट लाइक अ गेम। इस तरह इंटरेस्टिंग गेम की तरह पढ़ने से हमें सारे शब्द याद हो जाएंगे और इनके अर्थ भी याद हो जाएंगे। विस्मय यानी जहर भरा, और विस्मय यानी कि हैरानी, आश्चर्य। अगला शब्द है पल्लव, यानी कि पत्ता, और समरूपी शब्द है प्लव, यानी बाढ़। इसे भी उच्चारण करने में एक सा ही लगेगा, पल्लव, पल्लव। अगला शब्द है शक्ल, शकल। शक्ल जिसका अर्थ है मुखाकृति, और शकल जिसका अर्थ है छाल यानी कि टुकड़ा। अगला वर्ड है करोड़। करोड़ मतलब 100 लाख, और क्रोड़ यानी कि गोद। नेक्स्ट वर्ड है वंदा। वंदा यानी भिखारिन, और वंदा यानी बांझ स्त्री। अगला शब्द है वसन। वसन माने वस्त्र, और व्यसन यानी कि बुरी आदत। नेक्स्ट है तेज। तेज यानी ओज, चमक, और तेज यानी तीव्र। नेक्स्ट है जरा, यानी बुढ़ापा, और जरा यानी कि जरा सा, जहाँ हम प्रयोग करते हैं थोड़े के लिए। थोड़ा मतलब बहुत छोटा अंश। इन दोनों समरूपी शब्दों में देखा दोस्तों आपने, एक बिंदी का ही अंतर है। तेज, तेज, और जरा और जरा, और इन शब्दों के अर्थ बिल्कुल ही अलग हैं। अगला शब्द देखते हैं टोना, यानी कि टोटका, जादू, और टोहना जिसका अर्थ है खोजना, टटोलना। अगला शब्द है विमर्श, मतलब आदान प्रदान, जिसे हम विचार विमर्श की जगह भी प्रयोग करते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान, बैठकर विचार विमर्श करना, विमर्श। और दूसरा विमर्श मतलब जिसका अर्थ बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्रोध। यहाँ दोनों ही तरह के अलग अलग शा शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहले विमर्श में शरीफा वाले शा का प्रयोग हुआ है, और दूसरे विमर्श में षटकोण वाले शा का प्रयोग हुआ है, और उच्चारण करने में दोनों ही सिर्फ विमर्श और विमर्श हैं। है ना दोस्तों समरूपी शब्द। अगला वर्ड लेते हैं तोषक, यानी कि संतुष्ट करने वाला, और तोषक यानी रुई का गद्दा। ये तोषक शब्द तो दोस्तों बिल्कुल ही समान है बोलने में, जबकि इनके अर्थ में बहुत ही भिन्नता है। अगला शब्द है निदान, जिसका अर्थ है कारण, अंत, और रोग की पहचान, और इसका समरूपी शब्द है निधान, जिसका अर्थ है भंडार। नेक्स्ट वर्ड है समर,
अर्थात युद्ध। और समर यानी कि कामदेव। अगला शब्द देखते हैं सुधि। सुधि माने स्मृति और सुधि यानी कि बुद्धिमान। अगला शब्द है वदन अर्थात मुख और इसका समरूपी शब्द है बदन यानी शरीर। नेक्स्ट वर्ड है चिट्टा यानी सफेद, जिसे हम कहते हैं गोरा चिट्टा और इसका समरूपी शब्द है चिट्ठा, मतलब आय व्यय का हिसाब। अगला शब्द है जन, जिसका अर्थ है आदमी यानी कि व्यक्ति और इसका समरूपी शब्द है जन्य अर्थात उत्पन्न। अगला शब्द देखते हैं कदन यानी मरण और इसका समरूपी शब्द है, उसे भी हम इसी तरह उच्चारित करेंगे कदन, जिसका अर्थ बिल्कुल अलग है घटिया अनाज। अगला शब्द है जनता यानी सुनारों का औजार और नेक्स्ट और इसी का समरूपी शब्द है जनता यानी प्रजा और अंत में अंत्य यानी अंतिम और अंत यानी कि समाप्ति। ये सारे शब्द बोलने में बिल्कुल एक से हैं दोस्तों। इन्हें अगर आप एक पोयम की तरह बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जन जन, कदन कदन, जनता जनता। आशा है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।